Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my Fix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम दोबारा से नस के पास्ट पेपर्स की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को ऑलरेडी नस के बेतहाशा पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। मैं अपनी हर वीडियो के आगाज के अंदर इस जुमले को जरूर दोहराता हूं कि बेटा अगर आप नस के नेट 3 की, नेट 4 की या आने वाले सालों में नस के नेट 1 की, नेट 2 की और किसी भी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो रिमेंबर दिस थिंग कि मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने अभी तक नस के मोर देन 5000 एमसीक्यूज उनके सॉफ्टवेयर के सॉल्व करवाए हुए हैं। ये आपको किसी पेड एप्लीकेशन के ऊपर, किसी यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। नस के अभी तक मोर देन 5000 एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं। आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मजीद पेपर्स सॉल्व करवाऊं। अगर आप इन तमाम के तमाम लेक्चर्स को लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं वो नॉर्मल वे में करिए, मगर साथ साथ ये जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, इस प्लेलिस्ट को लाजमी गो थ्रू करिएगा। इसमें आप देखेंगे कि मैंने नस के बेतहाशा पेपर सॉल्व करवाए हुए। अभी तक मैं मोर देन 5000 नस के एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं। सो प्यारे शागिर्दों, आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, इधर नस के नेट 3 की, नेट 4 की, नेट 1 की, नेट 2 की, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ दिन का एक हिस्सा निकालिए, जिस एक हिस्से के अंदर आप लाजमी तौर के ऊपर इस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता कवर करें। क्योंकि बेटा नस के सॉफ्टवेयर के अंदर याद रखिएगा हजारों क्वेश्चंस फीड है। नस के सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस फीड है। आपको नहीं पता कि आपके क्वेश्चन कौन से आएंगे, आपको नहीं पता कि आपके पेपर के अंदर कहां से क्वेश्चन आएगा। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास रीसेंट वीडियो से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पुरानी वीडियो से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मेरे पास इस दफा भी नस के नेट नंबर 2 के बाद, नेट नंबर 1 के बाद कई बच्चों के ये मैसेज आए कि सर हमारे पास जो है ना आपकी जो 2024 की वीडियो थी, 2023 की वीडियो थी, उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लाजमी तौर पे कोशिश करें इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर करने की। मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अभी तक मोर देन 5000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं। तो आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, इधर आप मेरे बैच में तैयारी कर रहे हैं, आप उससे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, या आप कहीं भी पाकिस्तान में अपनी तैयारी कवर अप कर रहे हैं नस के लिए, तो भाई इस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को लाजमी कवर करें और ये बात अपनी तमाम के तमाम दोस्तों से शेयर करें। ये आपके लिए सदका जारिया है, क्योंकि भाई अपने दोस्तों को लाजमी तौर पे बताएं कि सर हाशिम ने नस के क्वेश्चन बैंक के मोर देन 5000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस के लॉजिक को समझना, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। बिकॉज वेन एवर यू आर गिविंग द नस एग्जाम, तो जाहिर सी बात है अगर आपको पास पेपर्स आपने नहीं करे उस यूनिवर्सिटी के, तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आपकी मैथ्स खराब है, आपकी फिजिक्स खराब है, आपकी इंग्लिश खराब है, या फिर आप नस के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी कर रहे हैं, आप नस को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई आप हर यूनिवर्सिटी की अलग फीस ना पे करें, तो आप लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे एप्टीट्यूड बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये आपको ये मिलता है कि इन बैचेस के अंदर आपकी पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन होती है। चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो मेहरान हो, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो जीआईकेआई हो, चाहे वो कॉमसेट्स हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो एनटीएस हो। यानी कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की आपकी तैयारी इस एक बैच में होती है, जिसकी बड़ी मामूली सी फीस होती है और ये बैच पूरे साल का होता है। इसमें मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर करवाया जाता है, यानी कि एक दफा आपकी जो भी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम से पहले आपका कोर्स कवर होगा। उसके अलावा आप जिस जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे होंगे उसके लिए भी कोर्स कवर होगा। तो यानी कि इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो इंग्लिश है, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन आता है, जैसे कि यूईटी है, जैसे कि एनईडी यूनिवर्सिटी है, तो उनके लिए आपके ये सब्जेक्ट्स भी कवर होते हैं। अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो इसी मामूली सी फीस के अंदर आप नस बिजनेस स्कूल की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस मैथ्स की आपकी अलग से क्लासेस होंगी, आपकी बिजनेस की इंग्लिश की अलग से क्लासेस होंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव मैथ्स जो होती है या एनालिटिकल रीजनिंग होती है उसकी अलग से क्लासेस होंगी। आप फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, आईक्यू का आपके लिए आईक्यू की क्लासेस अलग से कंडक्ट करवाई जाती हैं। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको तमाम की तमाम चीजें कवर अप करवाती है, पढ़ाती है। तो लाजमी तौर पर आपने इस बैच का हिस्सा बनना है। इस बैच में आपको एक एक चीज बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाई जाती है, कवर लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बनिए। इसमें आपकी हर चीज की तैयारी बहुत कैटेगोरिकल वे में कंप्लीट कवर करवाई जाएगी, क्योंकि इस बैच में आपकी तमाम सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होती हैं। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी जो कि डिफरेंट पीएचडी होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो आपकी एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। ईकेट के बैचेस हमारे डिफरेंट होते हैं, नस्ट के बैचेस डिफरेंट होते हैं, बिजनेस स्कूल के बैचेस डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के बैचेस हमारे डिफरेंट होते हैं। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द एमडी कैट साइड, तो वहां पे आ खान यूनिवर्सिटी है, नम्स है, आर्मी मेडिकल कॉलेज है, या फिर आपके पास पंजाब का एमडी कैट एग्जाम है, या आपका नेशनल एमडी कैट एग्जाम है, या फिर आपके पास डॉक एग्जाम के लिए, आपके पास एसएमसी के लिए पाकिस्तान की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज की भी तैयारी आपकी कवर करवाई जा रही होती है, जो मेडिकल के बैचेस के अंदर आते हैं। तो भाई
भाई लाइव क्लासेस होती हैं तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की, ना सिर्फ ये बल्कि आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। देखो मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं कि आप कहीं से भी तैयारी कर लो, आप यूट्यूब से तैयारी कर लो, मगर असल चीज होती है टेस्ट। भाई जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे एक सिमिलर एक्सपोजर के ऊपर, जिस तरह नस्ट का एग्जाम होता है, आईबीए का होता है, एनईडी का होता है, यूईटी का होता है, कॉन्सर्ट्स का होता है, आप उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ पे प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं विद प्रॉपर टाइमर, और साथ साथ उन टेस्टों का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है वीडियो की फॉर्म के अंदर कि भाई इस टेस्ट में क्या क्वेश्चन आया था, किस तरह का कॉन्सेप्ट था, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपकी अलग से डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। वी हैव दी डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर दी लाइव क्लासेस टॉप की फैकल्टी पढ़ाती है। देन आपके जो डाउट सेशंस होते हैं वो हमारी जो डाउट की फैकल्टी होती है वो आपकी डाउट की क्लासेस को लेती है, यानी कि अगर आप किसी प्रैक्टिस मटेरियल में फंस रहे हैं, किसी इशू में फंस रहे हैं, तो वो आपकी डाउट क्लासेस के अंदर वो भी हम लोग कवर अप करवा रहे होते हैं। खैर आज की वीडियो का आगाज करेंगे। आज की वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे 10 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे नस्ट टॉप 10 एमसीक्यूज है, मगर कोशिश करेंगे आज की क्लास में कोई 20 से 30 एमसीक्यू सॉल्व कर लें इंशाल्लाह ताला। मेरी तरफ से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करें। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है पीरियड ऑफ साइन 3x। अब देखो बेटा मैं हमेशा आपसे बात कहता हूं, पीरियड का क्वेश्चन नस्ट में बहुत आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया के अंदर जो साइन होता है या कॉस होता है इसका स्टैंडर्ड पीरियड होता है किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। वाइल हमारे पास टेंजेंट जो होता है और जो कॉट होता है इसका स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई के बराबर। अगर कभी भी पीरियड का क्वेश्चन आए ना, हमेशा याद रखिएगा जो भी वैल्यू आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी, और अगर कोई वैल्यू आपके एंगल से डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाकर स्टैंडर्ड पीरियड से मल्टीप्लाई होती है। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा था साइन 3x का पीरियड क्या होगा। देखो साइन का स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर, और यहां पे 3 आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है, टेंजन 5 टेंजन और आगे आ रहा है 4x डिवाइडेड बाय 3। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो हमेशा याद रखिएगा टेंजन का स्टैंडर्ड पीरियड क्या है, पाई के बराबर। किसके बराबर है, पाई के बराबर। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि इस 5 को भी कंसीडर कर रहे होते हैं। भाई हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो भी वैल्यू आपके एंगल से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है हमने हमेशा उसको अपने जहन में रखना है। जो भी वैल्यू मेरे एंगल से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उसका खाली पीरियड निकालते हुए काम होता है। जो टर्म आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है उसका कोई काम नहीं होता। हमेशा हम लोगों ने क्या देखना है, जो वैल्यू मेरे एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है। अब देखो यहाँ पे 4 जो है ना ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 3 जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 टेंजेंट 4x/3 का पीरियड क्या होगा, ये होगा टेंजेंट 3π/4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं भाई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट लाजमी करके जाइए। साइन की डोमेन क्या है, कॉस की डोमेन क्या है, आपके पास साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, सो ऑन। तो देखो यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि रेंज बताइए किसकी, 2 टेंजेंट x की। तो बेटा देखो टेंजेंट की जो डोमेन आपके पास, टेंजेंट की जो रेंज होती है, टेंजेंट की रेंज क्या होती है, ऑल दी रियल नंबर्स। तो 2 टेंजेंट x की भी रेंज क्या होगी भाई, तमाम रियल नंबर्स काउंट होंगे ना। अगर 2 को मल्टीप्लाई भी करवाओगे तो क्या बनेगा, तमाम के तमाम रियल नंबर्स उसमें काउंट होंगे। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि साइन अल्फा बाय 2 किसके बराबर है। अब देखो साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा है। खुदारा ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लाजमी तौर पे करके जाएं। इसके आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन 100 में से लाजमी आएंगे। भाई नस्ट के पेपर में 100 मैथ्स के अगर एमसीक्यूज हैं तो 4-5 एमसीक्यू स्ट्रेट ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर होते हैं, बाकी 3-4 डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पे होते हैं। आपके सीधे सीधे 8 से 10 नंबर फॉर्मूलाज के ऊपर है। तो भाई एग्जामिनर कह रहे हैं साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट के अंदर s माइनस का b इंटू s माइनस का c, और नीचे डिवीजन के अंदर b इंटू c एडिटिस का एडिटिस। सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। अब देखो भाई ये फॉर्मूलाज अगेन बहुत पेपर में आते हैं, तो आपको लाजमी तौर पे या हर बच्चे के पेपर में आता है सर्कम रेडियस, इन रेडियस, स्क्राइब रेडियस, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर होगा तो क्या फॉर्मूलाज बनेंगे। तो भाई देखो सर्कम रेडियस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, सर्कम रेडियस का ओरिजिनली फॉर्मूला होता है आपके पास सिंपल तरीके से a इंटू बी इंटू सी, और नीचे डिवीजन के अंदर 4 डेल्टा, ये होता है आपके पास सर्कम रेडियस का फॉर्मूला। वाइल ऑन दी अदर हैंड हमारे पास इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय s का s एडिटिस। और अगर आपके पास स्क्राइब रेडियस पूछा जा रहा है तो अगर r1 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस का a। अगर r2 आ रहा है तो डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस का b। अगर r3 आ रहा है तो डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस का c। अच्छा एक चीज और, यहां पे जो एक फॉर्मूला बहुत पेपर्स के अंदर पूछा जाता है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। याद रखिएगा अगर आपका ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, तो आपके पास एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर,
जो भी आपकी साइड आ रही है उसका स्क्वायर, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड का, अगर साइड एक्स के बराबर है तो एक्स का स्क्वायर। और याद रखिएगा हमारे पास सरकम रेडियस उस सूरत में जब ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत पेपर में आता है, ये होता है आर इज इक्वल टू साइड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 के बराबर। या फिर इन रेडियस का फॉर्मूला, अगर ट्राइंगल कैसा होगा, अगर तो ट्राइंगल आपके पास इक्विलेटरल आ रहा है तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इन रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू साइड का साइड एज इट इज। और अगर आपके पास ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो स्क्राइब रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस सूरत के अंदर R1 R2 और R3 तीनों आपस में बराबर होते हैं और इनका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड का साइड। तो भाई ये जो रेड से मैंने तीन फॉर्मुलाज लिखे हैं इनके ओरिजिनल फॉर्मुलाज हैं। याद रखिएगा सरकम रेडियस का ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, इन रेडियस का ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, स्क्राइब रेडियस का ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। बट अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा उस सूरत में सरकम रेडियस का फॉर्मूला ये बन जाता है, इन रेडियस का फॉर्मूला ये बन जाता है और स्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला ये बन जाता है। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं हर नेट के एग्जाम के अंदर। इसके अलावा इसी टॉपिक से एक और बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर आपके पास आप स्क्राइब रेडियस का रेशो लेते हो सरकम रेडियस के साथ और उसका रेशो लेते हो आप इन रेडियस के साथ, तो हमेशा आपका रेशो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3:2:1 के, क्योंकि स्क्राइब रेडियस बड़ा होता है, देन सरकम रेडियस होता है, देन इन रेडियस होता है। और अगर इसको उल्टा कर दे वो रेशो को, यानी कि आर पहले कर दे फिर कैपिटल आर कर दे फिर R1 कर दे, उस सूरत में रेशो बन जाता है 1:2:3। तो भाई इसका ख्याल रखिएगा, बेसिक आपके 4 से 5 एमसीक्यूज मैंने कवर करवा दिए, ये बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3 टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, कहता है कि सॉल्यूशन बताओ। ओके कोई मसले की बात नहीं है, ये एमसीक्यूज बहुत आता है एग्जाम्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्री से। तो कैसे सॉल्व करोगे कि बेटा देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 3 टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। 3 यहां पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। सही है, आप स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट लोगे दोनों तरफ। तो जब कभी आप दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहां पे भी मैं अंडर रूट को अप्लाई करूंगा बोथ साइड्स के ऊपर, सही है ना, अंडर रूट को अप्लाई करोगे बोथ साइड के ऊपर तो यहां पे आ जाएगा टेंजेंट एक्स का टेंजेंट एक्स। और यहां पे देखो जब कभी अंडर रूट अप्लाई होता है एक वैल्यू आती है पॉजिटिव में एक वैल्यू आती है नेगेटिव में, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, यानी कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 के। चूंकि मुझे एक्स का सॉल्यूशन निकालना है, मुझे एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो जब टेंजेंट को आप दूसरी तरफ भेजोगे तो टेंजेंट क्या जाएगा, इनवर्स की फॉर्म पे जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स और अंदर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 1 बाय अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3। तो भाई देखो आपने क्या करा, आपने टेंजेंट को दूसरी तरफ भेजा, जब टेंजेंट को दूसरी तरफ भेजोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स प्लस माइनस का 1 बाय रूट 3। अब देखो आपके यहां पे दो वैल्यूज बन गई ना, एक आपके लिए बन गई किसके लिए, एक आपके लिए बन गई टेंजेंट इनवर्स पॉजिटिव का 1 बाय रूट 3 के लिए, और एक आपके पास वैल्यू बन गई किसके लिए, टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का 1 बाय रूट 3 के लिए। एक पॉजिटिव में आ गई और एक किसमें आ गई, नेगेटिव के अंदर। अब देखो भाई टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट 3 क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट 3 बराबर होता है पॉजिटिव के 30 डिग्री के, वाइल टेंजेंट इनवर्स अगर नेगेटिव के एंगल पे अप्लाई हो तो टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन पहले आ जाएगा, सिंपल टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट 3 पे अप्लाई होगा तो बन जाएगा नेगेटिव का 30। यानी कि आपके पास एक आंसर आ गया पॉजिटिव का 30, एक आंसर आ गया नेगेटिव का 30। यानी कि आपके पास एक आंसर क्या आ गया प्लस का 30 डिग्री, एक आ गया मेरे पास यानी कि एक्स की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव का 30 और एक आ गई नेगेटिव का 30। तो अगर मुझे अपना दूसरा एंगल निकालना है, दूसरा एंगल बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, कि सिंपल तरीके से मैं एक काम करता हूं 180 में से 30 डिग्री को माइनस करवाता हूं तो मेरा दूसरा एंगल आ जाएगा, रेफरेंस क्या आ जाएगा 180 माइनस 30, ये बन जाएगा 150 डिग्री। तो 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखोगे, सिंपल तरीके से इसको आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 0 से 0 किया 3 6 इज 18, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से पाई बाय 6 के बराबर। एक तो ये एंगल आ गया, दूसरा एंगल क्या आएगा, अगर 150 डिग्री आ रहा है इसको भी रेडियन में लिखना है तो अगेन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट गया और 3 5 इज 15 एंड 3 6 इज 18, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल 5 पाई बाय 6 के बराबर। यानी कि एक एंगल आपका आ रहा है पाई बाय 6 का, एक आ रहा है 5 पाई बाय 6 का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जिसमें दोनों आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए देखो क्या कह रहा है, पाई बाय 6 प्लस का एन पाई, यानी कि कोई भी मल्टीपल आ रहा है उसके रेफरेंस से, और यूनियन यानी कि दूसरा एंगल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 150 डिग्री, इट इज 5 पाई बाय 6 प्लस का एन पाई वेयर एन अप्रोचेस टू एनी इंटीजर। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन फाइनली क्या हो गया, सिंपलीफाई हो गया, सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, भाई क्या मुश्किल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे मासूमाना अंदाज में कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास फंक्शन की वैल्यू बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस के 1 के, तो
तो f इंटू जीरो क्या होगा? भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको बेसिकली एक फंक्शन गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर तुम अपना इनपुट क्या डाल दो जीरो का, तो बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर किसके बराबर होगा? यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जीरो को प्लॉट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस का टू इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस का आगे आ जाएगा फोर इंटू जीरो और आगे माइनस का वन। तो ये वैल्यू भी देखो खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएंगी, खाली नेगेटिव वन बच रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी माने बिल्ला। करेक्ट आंसर इज बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आपके पास एफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो बताइए कैसा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, आइडेंटिटी है? देखो ट्रिगोनोमेट्रिक होने के लिए साइन कॉस टेंजेंट होना चाहिए था। एक्सपोनेंशियल होने के लिए पावर में कोई फंक्शन का होना जरूरी होता है। और क्वाड्रेटिक होने के लिए भैया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन होनी चाहिए, वेरिएबल पे स्क्वायर होना चाहिए। तो आपके पास एक ही करेक्ट आंसर है, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि अगर तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स बराबर है किसके? एक्स के। अगर एफ एक्स इसके बराबर है एक्स के, तो कैसा फंक्शन है? भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि फंक्शन ओरिजिनली इटसेल्फ अपने आप के बराबर है, तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। तो इस फंक्शन का क्या नाम होगा बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर एफ एक्स बराबर है टेंजेंट एक्स के, तो ये कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, लीनियर फंक्शन, नन ऑफ दीज। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कैसा फंक्शन आ रहा है, अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है अल्लाह भला करे टेंजेंट एक्स का, तो बताइए इवन है, ऑड है, लीनियर है, नन ऑफ दीज है? देखो इसकी एक लॉजिक होती है। दुनिया में किसी भी फंक्शन को आप इवन फंक्शन कब कैटेगराइज करते हो? अगर तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन में नेगेटिव का इनपुट डालूं और नेगेटिव का इनपुट डालने पे आंसर में मुझे वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। या फिर अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डालूं और आंसर में मुझे नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको कहा जाता है ऑड फंक्शन। इन दो चीजों को हमेशा ख्याल रखिएगा। इवन फंक्शन कहते हैं कि अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डालूं और आंसर में मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको इवन फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन कहते हैं कि अगर आप अपने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डालो और आंसर में आपको नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको कहा जाता है ऑड फंक्शन। तो अब देखो एग्जामिनर कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू अगर बराबर है टेंजेंट एक्स के, कैसा फंक्शन होगा? तो आइए चेक करते हैं भाई। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, अगर मेरा ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है टेंजेंट एक्स के बराबर, तो भाई अगर मैं यहां पे अपना इनपुट डालता हूं नेगेटिव की वैल्यू का, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा बेटा टेंजेंट इंटू नेगेटिव का एक्स। तो भाई देखो हमारे पास दुनिया में टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? कभी भी टेंजेंट में अगर नेगेटिव वैल्यू आती है ना, टेंजेंट उसको उठा के बाहर फेंक देता है और सिंपल तरीके से फंक्शन पर अप्लाई हो जाता है। तो यानी कि एफ इंटू नेगेटिव एक्स इसके बराबर होगा नेगेटिव के टेंजेंट एक्स के। तो यानी कि देखो जब मैंने अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डाली, तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है? नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। क्योंकि देखो टेंजेंट एक्स इसके बराबर था, ओरिजिनली एफ एक्स के बराबर था। तो यानी कि जब मैंने अपने फंक्शन के अंदर क्या डाली? नेगेटिव की वैल्यू डाली, तो मुझे आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है, जो कि किसकी कंडीशन होती है? ऑड फंक्शन की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखो सारे के सारे कितने मजे से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है भाई, ये दुनिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो भाई याद रखिएगा सारी चीजें आपको बैच के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, छोटी छोटी ट्रिक्स आपको सारी की सारी बताई हुई है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, इफ एफ आरएस में एग्जामिनर कहता है इफ एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन दैट एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इसके बराबर होगा। भाई सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए फंक्शंस की बुनियादी टाइप के, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है। रिमेंबर दिस थिंग, बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हर इनपुट की कोई स्पेसिफिक आपके पास आउटपुट एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि ए से बी परफेक्टली मैचअप हो रहा होता है, तो इसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। मगर आपको ये बेसिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए इंजेक्टिव की, सर्जेक्टिव की, बाइजेक्टिव की। फंक्शंस के टॉपिक में मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारा फंक्शन आ रहा है अंदर क्या है? एफ इनवर्स एक्स। तो भाई याद रखिएगा हर फंक्शन को उसका इनवर्स क्या करता है? कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल एक्स के बराबर। क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, तो बताओ साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय कॉस बी एक्स इसके बराबर होगा। अब देखो कभी भी दुनिया में अगर लिमिट का क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर दुनिया में लिमिट का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे बेहतरीन काम ये करना होता है कि जो भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है डायरेक्टली उसको क्वेश्चन में डाल के चेक करो। जैसे यहां पे आ रहा है साइन ए एक्स, तो अगर मैं डायरेक्टली जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जीरो को प्लॉट करता हूं, तो क्या बन जाएगा? ऊपर आ जाएगा साइन ए इंटू जीरो और नीचे आ जाएगा साइन बी इंटू जीरो। हमें ये बात पता है कि साइन जीरो बराबर होता है किसके? जीरो के। और साइन जीरो किसके बराबर होता है? जीरो के। यानी कि साइन जीरो डिग्री बराबर होता है जीरो के, तो जीरो डिवाइड बाय जीरो बन गया। यानी कि फंक्शन अभी इस लिमिट के ऊपर अनडिफाइंड है। तो इसको डिफाइंड बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे? एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि भाई फंक्शन को डिफाइंड बनाने के लिए ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लो। तो बेटा देखो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन ए एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस ए एक्स के बराबर। और बात
बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए के बराबर। अब नीचे वाली टर्म का आप अलग डेरिवेटिव लोगे तो बेटा देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपके पास साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये बराबर होगा कॉस बी एक्स के, और फिर अगेन एंगल का डेरिवेटिव बी एक्स का डेरिवेटिव होगा बी के बराबर। तो भाई अब फाइनली अब लिमिट को अप्लाई करोगे। अब जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जीरो को डालोगे। तो हमेशा याद रखिएगा कॉस 0 डिग्री बराबर होता है किसके, वन के। तो ऊपर भी वन आ गया, नीचे भी वन आ गया, तो आपका ओवरऑल आंसर किसके बराबर आ गया, ए डिवाइडेड बाई बी के बराबर। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ए डिवाइडेड बाई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास फंक्शन आ रहा है किसका, अगर एफ एक्स की वैल्यू बराबर है टेंजन एक्स के, तो बताइए एफ प्राइम जीरो क्या होगा। एफ प्राइम का मतलब होता है फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव। तो भाई टेंजन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, हम सबको पता है टेंजन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर फंक्शन के बराबर। अब चूंकि एग्जामिनर ने कहा था कि जब वन टाइम डेरिवेटिव निकाल लो उसके बाद क्या करोगे, ये जो एक्स आ रहा है इसकी जगह पे जीरो डालोगे। तो भैया सिंपल तरीके से क्या काम करोगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो एक्स आ रहा है इसकी जगह पे जीरो रख देंगे। अब सेक स्क्वायर जीरो किसके बराबर होता है, बच्चे बेचारे परेशान हो गए। अरे भाई बेसिक चीज है, देखो बेसिक चीज क्या है, सेक बराबर होता है दुनिया में किसके बराबर, सेक बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय कॉस के। सेक किसके बराबर होता है, सेक बराबर होता है हमारे पास दुनिया के अंदर वन डिवाइडेड बाय कॉस के होता है, सेक बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय कॉस के। तो ये क्या बन गया, वन डिवाइडेड बाय कॉस जीरो, कॉस स्क्वायर जीरो। तो यानी कि हमें बात मालूम है कॉस जीरो बराबर होता है किसके, वन के। तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल वन के बराबर। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट माने बिल्ला, यानी कि करेक्ट आंसर है सी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है टेंजन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। बेटा देखो टेंजन इनवर्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूले का क्वेश्चन आ रहा है। तो टेंजन इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस फंक्शन का स्क्वायर और फिर ऊपर जाके फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वन होता है, लेने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। अक्सर बच्चे हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मुलाज याद नहीं करके जाते। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो भाई कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है पॉजिटिव का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। यहां पे फंक्शन क्या आ रहा है 2x, तो 2x एडिटिव आ जाएगा। फिर आगे जाके आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो 2x का डेरिवेटिव बराबर होगा किसके, 2 के। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ द साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, 2 टाइम्स ऑफ द साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। यानी कि करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर एफ एक्स बराबर है किसके, टेंजन इनवर्स एक्स के, तो एफ प्राइम किसके बराबर होगा, एफ प्राइम टेंजन एक्स किसके बराबर होगा। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन की लॉजिक को पिक करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर एफ एक्स बराबर है टेंजन इनवर्स एक्स के, तो बताइए एफ प्राइम टेंजन एक्स क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको जो फंक्शन गिवन है ना उसका एफ प्राइम निकालो। अब ये बाकी सारी बातें भूल जाओ। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारा ये ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव लो। तो देखो टेंजन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है सिंपल तरीके से वन डिवाइडेड बाय वन प्लस फंक्शन का स्क्वायर और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से वन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास एफ प्राइम की वैल्यू आ गई। अब एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहे हैं एफ प्राइम टेंजन एक्स क्या होगा। यानी कि आपसे कह रहे हैं जब तुम एफ प्राइम कैलकुलेट कर लो उसके बाद जहां जहां इनपुट है एक्स का वहां पे तुम टेंजन एक्स को डाल दो। डाल देते हैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ प्राइम और यहां पे x की जगह पे आ जाएगा टेंजन x इक्वल टू का साइन वन डिवाइडेड बाय वन प्लस यहां पे जो x आ रहा है x की जगह पे आप डाल दोगे टेंजन x को स्क्वायर का स्क्वायर। और हमें ये बात मालूम है कि वन प्लस टेंजन स्क्वायर किसके बराबर होता है, भाई हम सबको ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर वन प्लस का टेंजन स्क्वायर x बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर फंक्शन के। तो यहाँ पे वन प्लस टेंजन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वन प्लस टेंजन स्क्वायर x की जगह पे आ जाएगा सिंपल तरीके से ये वन प्लस टेंजन स्क्वायर x इसके बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर x के। और वन डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर क्या होता है, वन डिवाइडेड बाय सेक बराबर होता है कॉस के। तो ऊपर आ गया सिंपल कॉस स्क्वायर एक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर डोर इज द करेक्ट आंसर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेरिवेटिव का आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है 3x स्क्वायर के बराबर, तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू बताओ कहां पे आपको अचीव होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, 3x स्क्वायर के। तो आपको एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे निकालोगे, देखो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लोगे तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा 6x के बराबर। अब आप अपनी एक्सट्रीम कंडीशन का इस्तेमाल करोगे। तो हमारी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है कि भाई हमारी एक्सट्रीम कंडीशन होती है सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड एक्सट्रीम कंडीशन, तो एक्सट्रीम कंडीशन निकालने के लिए सिंपल तरीके से आप एफ प्राइम एक्स की वैल्यू को जीरो कंसीडर करवाते हो। तो अगर
अगर मैं यहाँ पे जीरो कंसिडर करवाऊंगा तो जीरो किसके बराबर आ जाएगा, 6x के। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी जीरो के बराबर। इस x की वैल्यू जीरो को अब आपने करना क्या है, इस x की वैल्यू जीरो को वापस से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करना है। इस x की वैल्यू जीरो को वापस से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करना है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा f इंटू जीरो इक्वल टू के बाद 3 का 3 और x की जगह पे आ जाएगा जीरो का स्क्वायर। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल जीरो के बराबर। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमारी एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर, हमारी एक्सट्रीम कंडीशन किस पे अचीव हो रही है, x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कि बच्चे जो नस के नेट 3 के लिए, नेट नंबर 4 के लिए या फिर आने वाले किसी भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको दो बातें बहुत कैटेगोरिकल वे में बता देता हूं कि भाई तीन चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो एक है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस का पोर्शन, लिमिट्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिमिट्स, ये तीनों एक ही टॉपिक पे काउंट होते हैं। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन, इसके अलावा कॉनिक सेक्शन, ये सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन नस के पेपर में पूछे जाते हैं। भाई ट्रिगोनोमेट्री से दो तरह के कॉन्सेप्ट्स को लाजमी कवर करो, एक तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज, एक तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज, इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट के, इसको लाजमी तौर पे कवर करो। एक तो फॉर्मूलाज कवर करो, एक डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को कवर अप करो। सिमिलरली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बेसिक लॉजिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्या उनके रूल्स होते हैं, कब अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा कॉनिक सेक्शन से जो एक कॉन्सेप्ट आपको लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए, जो कि आपको मेरे बैच के अंदर, मेरे लेक्चर्स के अंदर मिलेगा, ये होता है कि इक्वेशंस की टाइप, कि भाई कौन सी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की क्या है, हाइपरबोला की क्या है, एलिप्स की क्या है, आपको इनकी इक्वेशंस को पहचानना आना चाहिए। इसके अलावा कॉनिक सेक्शन से एक और क्वेश्चन एसेंट्रिसिटी वाला, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सर्कल की क्या है, पैराबोला की क्या है, हाइपरबोला की क्या है, एलिप्स की क्या है। इसके अलावा कॉनिक सेक्शन से एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का, कि भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है सर्कल की, सर्कल की आपके पास पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है। या फिर एक और कॉन्सेप्ट जो कॉनिक सेक्शन से बहुत ज्यादा आता है, ये होता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। तो भाई ये चार तरह के टॉपिक्स मैं आपको कॉनिक सेक्शन से बता रहा हूं, जिनको लाजमी तौर पर अपनी तैयारी मजबूत करो। सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सर्कल की, पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की, एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इक्वेशंस को पहचानना सर्कल के अंदर, पैराबोला के अंदर, हाइपरबोला के अंदर, इलिप्स के अंदर। तो बेटा यहाँ पे हमारी ये क्लास अपने मंतकी अंजाम पे ऑल्दो पहुंचती है, बट मैं आपसे दो बातें करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी नस में अच्छे नंबर आए, तो लाजमी तौर पे आप बैच को ज्वाइन करें। इस बैच में आपकी ना सिर्फ नस की तैयारी होगी, बल्कि नस के साथ साथ एनईडी की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, जीआईके की, एनटीएस की, पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवाई जाती है। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी पढ़ाती है, आपको तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाते हैं, आपको तमाम का तमाम कोर्स कंटेंट लाइव क्लासेस के अंदर पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है, एक एक चीज बड़े बेसिक लेवल से लेके चली जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, इन लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है कि हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, सही है, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, इसके अलावा उन टेस्टों का आपको प्रॉपर्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, आपको तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल मेरी टीम प्रोवाइड करेगी, आपको तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, उनके अलावा आपकी डाउट की क्लासेस अलहदा से भी कंडक्ट होती हैं, वो अलग टीम आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस कंडक्ट करती है। तो भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए किसी भी इदारे को अलग अलग पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप एक बड़ी मामूली सी फीस के अंदर पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर कर सकते हो, विद द एक्सपीरियंस गाइडेंस, विद द प्रॉपर गाइडेंस, विद द डेडिकेटेड फैकल्टी, विद द मोस्ट प्रोफेशनल फैकल्टी ऑफ द पाकिस्तान। तो आपको एक एक चीज बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाई जाती है। न्यू बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। ये बहुत सारी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।